अगर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की अज़ाओं से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद में एक सियासी बयान ने काफ़ी गर्माहट पैदा कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि तेलंगाना और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर एक जैसा रवैया देखा जा रहा है, खासकर जब बात आती है बुलडोजर एक्शन की और इमारतों के गिराए जाने की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत बुलडोजर का इस्तेमाल करती है और लोगों के घरों को गिराती है, बिल्कुल उसी तरह तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी की हुकूमत ऐसे ही कदम उठा रही है। इन्होंने कहा कि सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि मसाजिद और दरगाहों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो कि इनके मुताबिक एक बहुत ही नाजुक और संजीदा मसला है। इन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई फर्क दिखाया जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान, वो असल में जमीन पर नजर नहीं आता। इनका कहना था कि वहाँ यानी उत्तर प्रदेश में योगी बुलडोजर से घर गिरा रहा है और यहाँ रेवंत रेड्डी भी वही कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क महसूस नहीं किया जाता। ये अल्फाज इन्होंने हैदराबाद में एक पब्लिक गैदरिंग के दौरान कहे, जहां इनका लहजा काफी सख्त और जज्बाती था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि दोनों रियासत की हुकूमतें इसी तरीके से काम कर रही है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है। सरकारें इलेक्शन के वक्त तो माइनॉरिटी से वोट मांगती है, इनको यकीन दिलाती है कि इनके मसाइल को हल किए जाएंगे, लेकिन जब हुकूमत बन जाती है तो उन्हीं लोगों के मसाजिद, दरगाह और घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि कम्युनिटी को अब होशियार रहना होगा और अपनी ताकत का एहसास करना होगा। इनका कहना था कि आने वाले वक्त में कम्युनिटी अपनी सियासी और समाजी ताकत दिखाएगी और उन लोगों को जवाब देगी जो सिर्फ वोट के वक्त याद करते हैं और बाद में उनको भूल जाते हैं। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी का आने वाले जीएचएमसी के इलेक्शन पर है। आपको बता दूं कि तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन के दौरान ही मैंने कह दिया था कि कांग्रेस और एआईएमआईएम का अलायंस पहले ही टूट चुका है और इस बात को कंफर्म कर अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने कर दिया है। इसके साथ ही हाल ही में एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेलंगाना में बढ़ते हुए कम्युनल इंसिडेंट पर काफी फिक्र का इजहार किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है और उन पर फौरन एक्शन लेना जरूरी है। खासकर बसवाड़ा में जो कुछ हादसा हुआ है उसका जिक्र करते हुए इन्होंने अथॉरिटीज से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। इनका कहना था कि अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो ऐसे वाकयात और बढ़ सकते हैं और जो अमन भाईचारे के लिए खतरा बन सकते। ये पूरा मामला सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसमें जज्बात, मजहबी एहसास और समाजी इंसाफ का भी पहलू जुड़ा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से यह साफ नजर आता है कि ये इस इशू को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, जहां इनके मुताबिक हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रही। इन्होंने अपने अल्फाज के जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की कि लोग सिर्फ वादों पर भरोसा ना करें बल्कि अपनी हालत को समझे और अपने मुस्तकबिल के लिए खुद फैसला करे। इनका कहना था कि वक्त आ गया है कि कम्युनिटी अपनी आवाज़ बुलंद करे और अपने हकूक़ के लिए खड़े हो। इस तरह यह पूरा वाकया सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम भी है कि जो समाज के एक बड़े हिस्से के जज्बात को बयान करता है और हुकूमत से सवाल करता है कि वाकई इंसाफ सबके लिए बराबर है या नहीं। एक और बात हमें ये सोचना पड़ेगा कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी हर दिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के लीडर, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर्स चारों तरफ हंगामा कर रहे हैं और पुलिस ये लोगों को रोकने के अंदर नाकाम दिख रही है। ना पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ना अपने अकल का इस्तेमाल करके ये लीडरों को रोक रही है। जिस तरीके से मस्जिदों को, दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। खुदा ना करे अगर से बीजेपी की सरकार तेलंगाना में बन गई तो क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है।
अत्तापुर का मामला तो आप लोगों को मालूम होगा। एक टक्कर होती है कार को और एक लॉरी के अंदर गाय दिखती है। जैसे ही गाय दिखती है वहां पर अंधभक्ता जमा हो जाते, ड्राइवर को बुरी तरह पीटते, पुलिस बस तमाशा देखते रहती। तो इस मामले में भी एक अपडेट आया है। अत्तापुर के इलाके में जो हादसा हुआ इसका मामला अब काफी गर्म हो चुका है और लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं। 2 दिन पहले आरामगढ़ क्रॉस रोड पर एक सख्त झगड़ा देखने को मिला, जहां कैटल ट्रांसपोर्टर्स और खुद को गौरक्षा के नाम पर काम करने वाला कहने वाले सामने आ गए। इस वाक़े के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है, जिनमें तेलंगाना गौरक्षा दल टाइगर फोर्स का चीफ भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग केसेस दर्ज किए गए हैं और अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। पहला केस उन 10 से 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है जो गौरक्षा दल टाइगर फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। ये केस एक ऑन ड्यूटी होमगार्ड जी करुणाकर की कंप्लेंट पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जब वो ट्रैफिक जाम देखने के लिए पिलर नंबर 315 के पास गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पत्थर लेकर कैटल ट्रांसपोर्टर्स पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि एक कंटेनर लॉरी के शीशे भी तोड़ दिए। जब होमगार्ड ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी जोर से धक्का दिया गया और उन्हें अपनी ड्यूटी करने से रोका गया। पुलिस ने इस मामले में सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें सरकारी मुलाजिम पर हमला, गैर कानूनी भीड़ जमा करना और हंगामा करने जैसे जुर्म शामिल है। इस हमले में शामिल लोगों की पहचान भी हो चुकी है। इनमें दीपक सिंह, केदार सिंह, बंटी फिल्लो, अयाश सूर्यवंशी, सनी भारत, रमेश, गणेश, चंदू और वेंकट जैसे नाम शामिल है। ये सब तेलंगाना गौरक्षा दल टाइगर फोर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गौरक्षा दल के प्रेसिडेंट दीपक सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने कार्यकर्ता के लिए इंसाफ की मांग की है। उसका कहना है कि पुलिस उन पर झूठे केसेस लगाई है और उनके लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही। इस वाक़े का दूसरा पहलू भी है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर कलीम, उनके 2 हेल्पर्स शेख नसीर और सारिक खान, कैटिल के मालिक अरबाज और ट्रक के मालिक शकील के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इन पर तेलंगाना प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग और एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1977 के तहत मुकदमा चल रहा है। पुलिस कहती है जब ट्रक नागपुर से शादनगर की तरफ जा रहा था तब पिलर नंबर 315 के पास एक कार से टकरा गया। इस टकराव के बाद वहां भीड़ जमा होने लगी और लोगों को शक हुआ कि शायद इन जानवरों को काटने के लिए ले जा रहा था। इसी शक ने धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लिया और फिर देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। ट्रक में टोटल 60 जानवर थे, जिनमें से 13 गायें और 47 बैल शामिल थे। इस झगड़े में कैटल ट्रांसपोर्टर पर हमला हुआ जिसमें 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए और एक हल्की चोट आई। ये भी बताया गया कि सफर के दौरान एक गाय की मौत भी हो गई। पुलिस का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स के पास ना तो वेटरिनरी सर्टिफिकेट था और ना ही जानवरों की खरीद फरोख्त से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। ये भी एक वजह बनी जिससे शक और ज्यादा बढ़ गया। बाद में जब पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया तो जख्मियों को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो जानवर ट्रक में शामिल थे उन्हें जियागुड़ा के समर्थ केंद्र गौरक्षा भेज दिया गया, जहां उनकी देखभाल की जा रही। अब पूरा मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ गौरक्षा के नाम पर काम करने वाले लोग अपने ऊपर लगे इल्जामात को झूठा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत बना रही है। इस पूरे वाकये ने फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून अपने हाथ में लेना कितना खतरनाक हो सकता है और ऐसे हालात में असल इंसाफ कैसे होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट के अंदर गौरक्षकों को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठाए, लेकिन आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो बेकसूर लोगों को मार पीट रहे हैं, बुरी तरीके से जख्मी कर रहे। और ये चीज़ हाल ही में तेलंगाना के अंदर भी काफ़ी देखने को मिली। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह ताला इस एक दिन की वजह से इसके और आँख के दरमियान 70 साल का फासला फरमा देगा। नसाई 2248। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।